हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं टाइम कैप्सूल के बारे में। प्राग ऐतिहासिक काल की टाइम कैप्सूल मिली है और उसमें क्या क्या खासियत है, या टाइम कैप्सूल क्या होती है, कैसे काम करती है और किस प्रकार से इससे मिली जानकारी से हम समझ पाते हैं कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो किस प्रकार से जीते थे, उनका खान पान रहन सहन कैसे था। आई होप आप सबको पता होगा प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब होता है आज से लगभग 2.5 लाख वर्ष पहले, और जो साक्ष्य मिले हैं वो 5000 से लेकर के 8500 वर्ष पहले के हैं, जो हमें बताएंगे कि उस समय किस प्रकार की चीज़ें रही होंगी। जैसे महासागर वगैरह हो गए, कई बार हम समझते हैं कि कोई इलाका जलमग्न हो गया, वो खत्म हो गया, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि जब कोई इलाका जलमग्न हो जाता है तो एक तरीके से वो टाइम कैप्सूल के तरीके काम करता है, क्योंकि उन चीज़ों को संरक्षित रखता है हमेशा। वो चीज़ें जो है कभी खराब नहीं हो पाती हैं। जैसे हमारे पास उदाहरण है कुछ, हम समझेंगे इनको। तो जलमग्न प्रागैतिहासिक स्थल की यहाँ पर खोज की गई है। आप ये देख रहे हैं तो कुछ इस प्रकार की चीजें वहां से बरामद की गई हैं। अब इनसे हम समझेंगे कि क्या क्या जानकारी हम ले सकते हैं। देखो क्या लिखा है, डेनमार्क की आरहस खाड़ी। तो डेनमार्क की आप आरहस खाड़ी समझना चाहें तो डेनमार्क की आरहस खाड़ी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ से 8500 वर्ष पुराना जलमग्न मध्य पाषाण कालीन स्थल मिला हुआ है। प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है इतिहास के पहले का काल, ऐसा कालखंड जहाँ पर लिखावट इस्तेमाल नहीं होती थी। उस समय के मिले हुए दांत हो गए, कंकाल हो गए, हड्डियां होगी, और जो चित्रकारी वगैरह की गई है उसी से हम समझ पाते हैं कि उनका जीवन काल कैसा रहा होगा। और अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो 3 कालखंड हो जाते हैं, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल। इसमें बोला जा रहा है कि जो ये चीजें मिली हैं वो मध्य पाषाण कालीन स्थल मिला हुआ है, जहां मानव जीवन के अवशेष लगभग जैसे के तैसे ही संरक्षित हैं। आप समझिए 8500 वर्ष पुरानी चीजें मिली हैं और जैसी की तैसी हैं। अब ऐसा क्यों है मैं समझाऊंगी। इसे वैज्ञानिक रूप से सबमर्ज्ड प्री हिस्टोरिक टाइम कैप्सूल कहा जाता है। जब मैं कैप्सूल बोलूं तो ये मत समझिएगा कि कोई कैप्सूल है उसके अंदर कोई सामान रखा हुआ, नहीं। जब कहीं पर भी कोई सामान जैसे का तैसा रखा हुआ मिलता है और जैसे जलमग्न मिला हुआ है तो उसको हम बस टाइम कैप्सूल के रूप में जानते हैं कि जैसे था उस समय उसी प्रकार से। अब हुआ यूं कि जैसे जलमग्न हुई होंगी कुछ चीजें, तो जो कीचड़ वगैरह होता है उसकी वजह से उसमें जो चीज दफन हो गई है उसके नीचे जो दब गई चीजें, तो वायवी या ऑक्सीजन की पहुंच नहीं हुई, जिसकी वजह से चीजें जैसी थी वैसी ही रह गई। रस्टिंग के लिए जरूरी होता है, जंग लगने के लिए, खराब होने के लिए जरूरी होता है कि वहां पे ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो टाइम कैप्सूल इफेक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन फ्री मड होता है जो कीचड़ है, प्राकृतिक प्रिजर्वेटर चैम्बर्स के रूप में काम करता है। जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग गांव में रहने वाले लोग अपने सामान को मिट्टी में दबा के रखते हैं और वो चीजें जैसे कि तैसे रहती भी है। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। लकड़ी हो गई, बीज हो गए, जैविक पदार्थ सड़ते भी नहीं है। आर्कियोलॉजी में इसे एक्सेप्शनल प्रिजर्वेशन साइट भी कहा जाता है। अगर आप चाहें तो समझिए यह स्थल प्राकृतिक रूप से बनी हुई एक जैव अभिलेखागार की तरह काम करती है। तो यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, लकड़ी। अब आपके मन में आ रहा होगा मैम लोहे का समझ में आता है, स्टील का समझ में आता है, लेकिन लकड़ी, अगर लकड़ी आप खुले तौर पर छोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है वो खराब हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको कीचड़ में दबा दें जहां पर ऑक्सीजन ना पहुंचे तो वो नहीं सड़ती है, और यही यहाँ पर देखा गया है। जो खोज हुई है वहां पर क्या क्या मिला है, तो पत्थर के बने औजार हो गए, तीर और शिकार उपकरण मिले हैं, पशु हड्डियां हैं, हेजलनट प्राचीन भोजन जो होता था वो मिला है, लकड़ी की दुर्लभ संरक्षित चीजें मिली हुई है। महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर यही है कि लकड़ी वैसे तो खराब हो जाती है लेकिन यहाँ पर खराब नहीं हुई है। जब भी हम आर्कियोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो आपके मन में आता होगा कि ऐसा व्यक्ति जिसने टोपी लगा रखी है, ग्लव्स पहने हुए हैं, बूट्स पहने हुए हैं और वो कीचड़ में है, या फिर सोचते होंगे कि कहीं रेगिस्तान में या जंगलों में खुदाई कर रहा है जहाँ पर कुछ खोद कर नया निकालेगा। ऐसा नहीं है। समुद्र की गहराई में भी जाकर के बहुत सारे शोध या खोजें की गई हैं, जिसका एक उदाहरण हमारे सामने अभी उपलब्ध है। ये जहाँ खोज की गई है पानी बहुत ठंडा रहता है और इनको जो है लगभग 6 मीटर नीचे जाकर के चीजों को देखना पड़ा। अब ऐतिहासिक और वैश्विक संदर्भ देखें तो भारत में भी कुछ इसी प्रकार की आप चीज देख सकते हो। जैसे द्वारका में समुद्र में डूबे हुए प्राचीन नगर के प्रमाण हम सबको पता है, ये आप देख सकते हो, ये रियल है, वहां पे अवेलेबल है। लोथल के सिंधु घाटी सभ्यता का समुद्री व्यापार केंद्र जो हमें यहाँ पर मिला हुआ है। अब वैश्विक संदर्भ अगर देखें तो बाल्टिक सागर क्षेत्र में कई जलमग्न बस्तियां हैं जिनको समय रहते देखा गया है कई बार। आइस एज के बाद यूरोप में समुद्र स्तर जो है लगातार बढ़ा। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो इनका मानना है कि 1 शताब्दी में लगभग 2 मीटर के हिसाब से जल बढ़ा है। यह दर्शाता है कि जलमग्न पुरातत्व जो अंडर वाटर आर्कियोलॉजी एक वैश्विक फिनोमिना हो सकता है। अब अन्य महत्वपूर्ण पहलू अगर देखें विज्ञान एवं तकनीकी का, तो स्कूबा
डाइविंग आर्कोलॉजी भी होती है। जैसे मैं आपको बोला कि आर्कोलॉजिस्ट के बारे में जब भी बात करते हैं तो आपके मन में अगर वही आता है कि ब्रश लेकर के खुदाई कर रहे हैं, चश्मे लगा रखे हैं और देख रहे हैं, नहीं, ये भी आता है। सोनार और रिमोट सेंसिंग तकनीकी का इस्तेमाल भी होता है, सेडिमेंट एनालिसिस भी होता है, प्रिजर्वेशन साइंस और जो है एनएरोबिक कंडीशंस के बारे में भी बात होती है। यह क्षेत्र मरीन आर्कोलॉजी के रूप में यहाँ पर जाना जा रहा है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक महत्व क्या है। शिकारी संग्रहकर्ता समाज की जीवन शैली कैसी थी, यह हमें जानकारी मिलेगी। भोजन में नट्स हमने देखा, एनिमल रिसोर्सेस मिले हुए हैं, तटीय बसावट और मानव अनुकूलता के बारे में हमें जानकारी मिलती है। प्रारंभिक मानव समाज कैसा रहा होगा, डेली लाइफ ऑफ जो है रिकंस्ट्रक्शन के बारे में हमें मदद मिलती है। पर्यावरणीय संदेश भी कुछ यहाँ पर हमारे सामने निकल करके आते हैं कि यदि अतीत में समुद्र ने सभ्यताओं को डुबो दिया था तो वर्तमान में भी मानव बस्तियां जलवायु परिवर्तन से सुरक्षित नहीं है। अगर पुरानी सभ्यताएं अचानक से कोई ऐसी समुद्री या जल की घटना हुई जिससे जो है सारी बस्तियां खत्म हो गई, तो हमारे साथ भी हो सकता है, ये हमें मैसेज मिल रहा है। जलवायु परिवर्तन से देखें तो बर्फ पिघलती है, समुद्र स्तर बढ़ता है और तटीय बस्तियां डूब जाती हैं। ये हम अभी भी देख रहे हैं कि जितने भी तटीय इलाके हैं लगातार वहां पर विस्थापन हो रहा है। आज के संदर्भ में कोस्टल सिटीज हो गई, क्लाइमेट रिफ्यूजीज हो गए, सस्टेनेबल कोस्टल प्लानिंग, ये सब जो है समस्याएं हम समझ सकते हैं। यह कुछ भविष्य के लिए चेतावनी भी है कि सी लेवल राइज होगा, क्योंकि पहले भी हुआ है, आज फिर उसी दिशा में हम बढ़ भी रहे हैं। कोस्टल यहाँ पर मेगा सिटीज का रिस्क जोन के बारे में बोला गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या क्या जोड़ सकते हैं। तो मुंबई, चेन्नई और कोलकाता अगर आप चाहे तो इंडिया के हिसाब से जोड़ सकते हैं, जो कि सिटीज कहाँ है, समुद्र के किनारे बसी हुई हैं। ह्यूमन अडॉप्टेशन थ्योरी के बारे में बात की गई कि कैसे जो है इंसान धीरे धीरे पर्यावरण के साथ अडॉप्ट करता चला जाता है। कुछ चीजें वो अपने अंदर बदल लेता है, कुछ चीजें पर्यावरण में बदल लेता है। जैसे क्या है, अगर ठंड लगी है तो कपड़े पहन लेगा और साथ में बाहर जो है आग जला लेगा, तो बाहर का तापमान भी बदल लिया और बॉडी के तापमान को मेंटेन करने की कोशिश की। तो ये जो है लगातार हुआ है, पर्यावरण के अनुसार ढलना खुद को, और तटीय क्षेत्र में इनलैंड माइग्रेशन करना, नई तकनीकी या टूल्स विकसित करते रहना, ये सब जो है अपने आप को जीवित रखने के लिए। अभी जो माइग्रेशन समय समय के साथ हुआ उसके बारे में दिखाया जा रहा है कि साउथ अमेरिका से इस प्रकार से माइग्रेशन, यहाँ से लोग ऊपर की तरफ गए। जो तटीय इलाके हैं आप देख सकते हो कि तटीय इलाकों से लोग ऊंचाई वाले इलाकों की तरफ, जहाँ पर जल स्तर थोड़ा सा कम रहा होगा, उसकी तरफ मूव किया है। बाकी हमने जो है इतिहास में पढ़ा है कि आर्य कहाँ से आए थे। तो ये सारा जो मूवमेंट है, माइग्रेशन है, दिखाया गया है। पर्यावरण के अनुसार इंसान ढलता रहा है, इनलैंड माइग्रेशन हुआ है, ये हमने जो ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा है। लाभ क्या होता है, इस प्रकार की जो भी खोजें होती हैं तो प्राग ऐतिहासिक जीवन की दुर्लभ जानकारी हमें मिल जाती है। जलवायु परिवर्तन के बारे में भी जानकारी मिल रही है। जैविक वस्तुओं का जो हम असाधारण संरक्षण अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, वो पहले कैसे हुआ, प्राकृतिक तौर पर कैसे हो सकता है, ये सारी जानकारी हमें मिली है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंटरडिसिप्लिनरी। इसका मतलब होता है ये जो टॉपिक हमने अभी पढ़ा, क्या ये सिर्फ हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, क्या ये सिर्फ ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, क्या इसमें हमने एनवायरनमेंट भी पढ़ा। तो हमने क्या क्या पढ़ा, पहले हिस्ट्री पढ़ा, मेसोलिथिक काल के बारे में। ज्योग्राफी हमने सी लेवल जो राइज हुआ उसके बारे में पढ़ा। एनवायरनमेंट के बारे में क्लाइमेट चेंज को लेकर के पढ़ा। इसके अलावा साइंस में अंडर वाटर आर्कियोलॉजी को भी पढ़ा। तो एक टॉपिक में हमने कितने सारे डायमेंशंस कवर किए हैं। चुनौतियां क्या हो जाती हैं इस प्रकार की, जब तकनीकियों का इस्तेमाल करते हैं, अत्यधिक महंगी है, वस्तुओं का हवा में आते ही तेजी से शरण होना शुरू हो जाता है। जो 8,500 साल से मिट्टी के नीचे समुद्र में दबी हुई थी, कीचड़ में दबी हुई थी, तो आप उसको अगर बाहर लेकर के आएंगे तो जाहिर सी बात है हवा में मिलते ही हवा में जो है हवा के संपर्क में आते ही वो चीज़ खराब होना शुरू हो जाती है। सीमित क्षेत्रीय पहुंच है और जो वैज्ञानिक व्याख्या यहाँ पर थोड़ी अनिश्चित हमें देखने को मिलती है। निष्कर्ष क्या है इस आर्टिकल का, तो यह खोज केवल एक पुरातात्विक घटना ही नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि मानव सभ्यता और जलवायु परिवर्तन गहराई से जुड़े हुए हैं। ये हम समझ चुके हैं ऑलरेडी अभी तक, और यहाँ पर जो भी छिपी हुई मतलब हम देख रहे हैं बस्तियाँ, वो भी समझा रही हैं कि हमें किस प्रकार से रहना चाहिए और किस प्रकार से भविष्य को लेकर सतर्क होने की ज़रूरत है। क्लास को खत्म करें उसके पहले एक स्पेशल ऑफर है, सिविल सर्विसेज डे के ऑफर पर 23 अप्रैल तक चलने वाला है। IAS GS फाउंडेशन कोर्स हम आपको प्रोवाइड करें, प्री प्लस मेंस का है। बैच 4 मई से शुरू होने वाला है 2026 का। फ्लैट 60% का हम डिस्काउंट दे रहे हैं, जिसके बाद बैच आपको मात्र और मात्र 48,000 में मिल जाएगा। नंबर लिखा हुआ है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritis.com की वेबसाइट पर। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।